स्टूडेंट, इस वीडियो में हमें मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंगों को पढ़ने वाले हैं। तो प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडा से होते हैं। तो इस वीडियो में हम अंडा से और उसकी कंप्लीट संरचना को देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी साथी अपने चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं अपने वीडियो में। तो इस वीडियो में जैसे कि आपको बताया, हम मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जननांग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं वो प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। तो प्राथमिक जनन होते हैं अंडाशय, जिनको हम ओवरी भी कहते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय मादा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में अंग देखे तो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। तो अंडाशय मादा या स्त्री के प्राथमिक जननांग होते हैं, जो मादा युग्मक जिसे अंडाणु भी कहते हैं और मादा के हार्मोन जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। तो अंडाशय दो महत्वपूर्ण काम करता है। एक तो मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करेगा और दो मादा हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसका निर्माण भी करते हैं। ये जो अंडाशय होते हैं ये मादा में बादाम की आकृति, तो जैसे बादाम की आकृति होती है उस तरह के दो अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो जो उदर गुहा होती है उसके दोनों तरफ पार्श्व में दोनों तरफ एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय की अगर अपन लंबाई देखें तो ये 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 1.5 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं और इनकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह की ये इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात है। अंडाशय जो होते हैं वो किस तरह से फिक्स रहते हैं अपने उदर गुहा में, तो उदर गुहा में जो उसकी पृष्ठ पार्श्व दीवार होती है, जो पीठ की तरफ होती है पृष्ठ पार्श्व दीवार, उससे एक बहुत बड़े स्नायु जिसको ब्रॉड लिगामेंट भी कहते हैं, एक बड़े स्नायु जिसका नाम है अंडाशयधर या मिजोवेरियन नामक आंतरयोजिनी मिजेंट्री से जुड़े रहते हैं। ये एक मिजेंट्री है, एक मिजेंट्रिक अंग होता है जो हमारे उदर गुहा के जितने भी अंग हैं उनको फिक्स रखता है, उनको जोड़े हुए रखता है, उनको स्थिर रखता है। उसी तरह से अंडाशय को भी फिक्स रखने के लिए एक मिजोवेरियन नामक मिजेंट्री पाई जाती है जो अंडाशय को जोड़े हुए रखती है हमारे उदर गुहा की पृष्ठ सतह से। इसके अलावा इसको और ज़्यादा स्थायित्व देने के लिए एक और स्नायु होता है जिसको हमने ओवेरियन लिगामेंट कहा था। तो ये गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से जो अंडाशय होते हैं वो इस तरह से एक तो गर्भाशय से जुड़े रहते हैं और एक इसमें बहुत ब्रॉड, एक इसके पृष्ठ सतह पर ब्रॉड एक लिगामेंट होता है, तो उसके से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से अंडाशय हैं वो एक तो मिजेंट्री मिजोवेरी नामक मिजेंट्री से और एक अन्य स्नायु जो कि गर्भाशय से जुड़ता है उससे जुड़े हुए रहते हैं और फिक्स रहते हैं। अब पढ़ने वाले हैं अपन अंडाशय की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की। तो अपन इसका नामांकित चित्र बना के देखने वाले हैं। तो देखते हैं अपन इसका चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक जो अंडाशय होता है उसके भीतर क्या क्या संरचनाएं होती है तो वो अपन देखने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा एक जोड़ी अंडाशय, अपन एक अंडाशय बना के देखते हैं। तो ये अपने अंडाशय होते हैं बादाम की आकृति के। ये जैसे हमारा एक अंडाशय है, इसकी सबसे बाहरी जो दीवार होती है उस सबसे बाहरी ये जो आप देख रहे हो ये दीवार, इसको हम कहते हैं जननिक उपकला। ये क्या कहलाएगी, ये जो सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर होगी ये जननिक उपकला, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलेंगे, उसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला कहते हैं। इससे विशेष तरह की सेल्स बनेगी, अंडाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी और वो फिर धीरे धीरे विकसित होकर विभिन्न संरचनाओं में विकसित होते होते अंत में अंडाणु का निर्माण कर लेगी। तो जैसे ये है जननिक उपकला, इसको एक बार अपन बना देते हैं। ये पूरे अंडाशय के चारों ओर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जननिक उपकला। ये इस कई जगह इसको विसरल पेरिटोनियम के रूप में भी लिखते हैं। तो ये कि विसरल पेरिटोनियम के रूप में जननिक उपकला पाई जाती है। हालांकि इसके बाहर एक पतला सा आवरण और होता है जिसको कई बार अलग से विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है। तो ये हमारी जननिक उपकला हो गई।
इस जननिक उपकला के ठीक अंदर, तो सबसे पहले तो इसको अपन लिख देते हैं। ये क्या है? ये है जननिक उपकला, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम। इसके ठीक नीचे एक पतली परत और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। तो इसके ठीक नीचे पाई जाती है, ये जो अपन बना रहे हैं ये है टूनिका एल्बुजिनिया, जो हम नीले पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। ये है टूनिका एल्बुजिनिया, ये बिल्कुल इसके ठीक नीचे पाई जाती है। अपन इसको बना देते हैं, ये बन गई टूनिका एल्बुजिनिया। तो इसको और लिख देते हैं अपन। ये जो परत है इसके ठीक नीचे, इसको हम कह रहे हैं टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया। अब इसका जो अंदर का पोर्शन देख रहे हो आप, ये सारा पोर्शन ये एक संयुजक का बना हुआ है, और लगभग ये इसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा संयुजक है इसके अंदर, और इसमें बहुत सारी अपन चीज़ें देखने वाले हैं, इसके अंदर संरचनाएं देखने वाले हैं। तो अंदर के इसके जो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर का जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। स्ट्रोमा दो भागों में बटा रहता है। जो इसके बिल्कुल परिधि की तरफ रहेगा बाहर की तरफ, उसको तो हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और जो बीच में रहेगा उसको कहेंगे मेडुला। अब जो बाहर की तरफ रहेगा उसको अपन कह देंगे कॉर्टेक्स, और बीच में मेडुला कह देंगे। तो मुख्य रूप से जो बीच में रहेगा उसमें तो कई तरह की रुधिरवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ पाई जाएगी। जैसे ये बीच के अंदर ये रुधिरवाहिनियाँ और रुधिरवाहिनियाँ है इसके अंदर, बीच के अंदर। तो जैसे अपन रेड कलर से और नीले कलर से इनको दिखा देते हैं ये अपनी। और इसके अलावा इसमें कुछ तंत्रिकाएँ भी पाई जाती है। ये जैसे अपन इसके अंदर कुछ तंत्रिकाएँ और दिखा देते हैं, ये जैसे पतली पतली तंत्रिकाएँ इसके अंदर पाई जा रही है। तो ये सारी मेडुला के अंदर होती है। अब इसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको अपन कोर्टेक्स बोल रहे हैं। इस कोर्टेक्स में क्या होता है, देखो इसमें बहुत सारी अंडाशय पुट्टिकाएँ पाई जाती है जो अपनी विकसित संरचनाओं के अंदर अलग अलग संरचना ली हुई होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर जो जननिक उपकला है, ये सर्वप्रथम प्रारंभिक पुट्टिकाओं का निर्माण करेगी। प्रारंभिक पुट्टिकाओं का मतलब है कि सबसे पहले समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री भी नहीं होगा इसमें, अर्धसूत्री बाद में होने वाला है। समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक कोशिकाएं बनाएगी, और वो कोशिकाएं एक समूह बना लेगी, और उस समूह को जैसे इस तरह का समूह बना लेगी। ये जो कोशिकाएं होगी, ये कोशिकाएं समूह बनाएगी, इनमें से एक कोशिका है वो बड़ी होकर एक अंड कोशिका बना लेगी। इसके चारों ओर ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो इकट्ठी हो जाएगी। इस संरचना को अपन बोलेंगे प्राथमिक या प्रारंभिक पुट्टिका। प्रारंभिक पुट्टिका बोलेंगे इसको। तो देखिए ये इसके अंदर ये जो है, ये अपन दिखा देते हैं, ये तो है प्राथमिक अंड कोशिका, और इसके चारों ओर ये जो अन्य कोशिकाएं इसके चारों ओर एक आवरण बना रही है। तो ये हो गई प्रारंभिक पुट्टिका। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, प्रारंभिक पुट्टिका। ये धीरे धीरे क्या होगी, इस तरह की बहुत सारी प्रारंभिक पुट्टिकाएँ पाई जाएगी, बहुत सारी प्रारंभिक पुट्टिकाएँ मिलेगी, और इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो चुका है और हजारों की संख्या में बनी हुई रहती है। हालांकि इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है, लेकिन जब इनका विकास कब होता है, जब यौनावस्था या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो ये जो अपन इसको एक बार इसको लिख देते हैं, ये जो है ये है प्रारंभिक पुट्टिका, या इसको पुट्टक भी बोल देते हैं। ये इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल भी कहेंगे। तो ये प्रारंभिक पुट्टिका बन गई है। अब धीरे धीरे प्रारंभिक पुट्टिका विकसित होने वाली है, और ये प्रारंभिक पुट्टिका प्राथमिक पुट्टिका के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इस प्रारंभिक पुट्टिका में कि इसकी जो कोशिकाएँ हैं स्टार्टिंग में चपटी होती है, ये जो बाहर वाले अन्य पुट्टक कोशिकाएँ होती है, एक बीच में तो हो गई प्राथमिक अंड कोशिका,
मतलब जो प्रारंभिक पुट्टिका होती है इसके बीच में आपको जो ये कोशिका दिख रही है ये तो कहलाती है प्राथमिक अंड कोशिका, और इसके चारों ओर ये छोटी छोटी कोशिकाएं ये पुट्टक कोशिकाएं कहलाती है। तो ये धीरे धीरे विकसित होने वाली है। अब क्या होगा कि ये जैसे ये प्राथमिक अंड कोशिका तो ऐसे ऐसे रह जाएगी, फिर इसकी जो अन्य कोशिकाएं होंगी वो स्तंभाकार हो जाएगी इस तरह से, और स्तंभाकार होकर ये पुट्टिका जिस संरचना में बदलेगी, अब इस संरचना को अपन कहेंगे प्राथमिक पुट्टिका। इस संरचना को अपन क्या कह देंगे, प्राथमिक पुट्टक भी कह देंगे या पुट्टिका कह देंगे। ये इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अपन प्राइमरी फोलिकल। तो ये प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये जो बाहर की तरफ पुट्टक कोशिकाएं थी ये चपटी थी, अब ये स्तंभाकार हो गई और ये बीच के अंदर पाई जा रही है आपकी प्राथमिक अंड कोशिका। तो प्राथमिक पुट्टिका बदल गई। अब प्राथमिक पुट्टिका में क्या होगी, ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं ये लगातार विभाजन करेगी, और विभाजन करते करते इसमें बहुत सारे स्तर बन जाएंगे इसमें। तो ये इसके किस तरह से स्तर बन जाएंगे, ये तो प्राथमिक अंड कोशिका तो है ही, और इसके बाहर इस तरह के बहुत सारे स्तर बन जाएंगे। जैसे ये एक स्तर बन गया, फिर इसके बाहर और स्तर बन जाएंगे कोशिकाओं के, और ये स्तर मतलब ये जो पुट्टिकाओं के स्तर होंगे ये खूब सारे इसके आवरण बन जाएंगे, और ये अंदर इसके रहेगी प्राथमिक अंड कोशिका। तब इसे कहेंगे हम द्वितीय पुट्टिका। जब ये जो पुट्टक कोशिकाएं होती है बाहर वाली, ये विभाजन करके अनेक आवरण बना लेती है, बहुस्तरीय आवरण बन जाता है, तब इसको हम कह देंगे द्वितीय पुट्टिका। क्या कह देंगे, द्वितीय पुट्टिका भी कह देंगे या पुट्टक भी लिख देंगे, एक ही बात है। पुट्टिका लिख दो चाहे इसको पुट्टक भी लिख देते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल कह दिया। और इसकी ये जो द्वितीय पुट्टिका हो गई, इसकी जो ये पूरी जो ये पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है बहुस्तरीय आवरण है, इस आवरण को हम कहेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या कहेंगे इसको, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसकी प्रत्येक कोशिका, एक कोशिका को हम कहेंगे ग्रेनुलोसा कोशिका। अंग्रेजी में लिख देता हूँ इसको, ग्रेनुलोसा सेल। मतलब इसकी प्रत्येक एक कोशिका को तो कह रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल, और इसके पूरे बहुस्तरीय आवरण को कह रहे हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और बीच में पाई जा रही है प्राथमिक अंड कोशिका। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये जो द्वितीय पुट्टिका है ये फिर तृतीय पुट्टिका में कन्वर्ट होने वाली है। अब एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि ये जो प्राथमिक पुट्टिका बन रही है, इसके प्राथमिक अंड कोशिका और ये जो पुट्टक कोशिकाएं, इसके चारों ओर एक ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण और बन जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण, ये भी इसके चारों ओर भी ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण बन जाता है, जिसको जोना पेलुसिडा कहेंगे अपन। क्या कह देंगे, जोना पेलुसिडा। तो अब ये जो द्वितीय पुट्टिका है ये कन्वर्ट होने वाली है तृतीय पुट्टिका में। तो तृतीय पुट्टिका में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ बना देते हैं इसको कि इसमें ये प्राथमिक अंड कोशिका तो है ये, इसके अलावा इसमें अब धीरे धीरे गैप पैदा हो जाते हैं। जैसे ये जो कोशिकाएं होंगी इनके अंदर कुछ गैप पैदा हो जाते हैं, जैसे इसके बाहर ये पुट्टक कोशिकाएं हैं तो इनमें ऐसे गैप पैदा हो जाते हैं, यानी खाली जगह रिक्त स्थान बन जाते हैं ये इस तरह से। और फिर ये जो गैप है ये फिर पूरे ये गैप एक जगह इकट्ठे होकर पूरे मिल जाते हैं, और अंत में क्या होता है कि इस प्राथमिक अंड कोशिका के बाहर एक तरफ पे बस केवल एक सेतु सा, एक पुलिया सा रहता है, बाकी ये गैप है वो पूरा एक साथ मिलकर पूरा एक गैप बन जाता है इसके अंदर, और एक गुहा सी बन जाएगी। येलो अब देखिए छोटे छोटे जो रिक्त स्थान थे वो सभी एक जगह इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर फिर ये पूरा रिक्त स्थान एक जगह हो गया। तो इस तरह से इसमें एक रिक्त स्थान पैदा हो जाता है जिसको अपन कहेंगे पुट्टिकीय गुहा।
या इसको कहते हैं एंट्रम। क्या कह देंगे? एंट्रम। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहेगा, द्रव भरा रहेगा, जिसको पुटिकीय द्रव कहेंगे। पुट्टिका द्रव, या इसको अपन कहते हैं लिक्योर फोलिक्यूली, लिक्कर फोलिक्यूली। तो ये जो संरचना बन गई, ये अब इसको हम कह देंगे तृतीय पुट्टिका। तृतीयक पुट्टिका, या इसको तृतीय पुट्टक भी कह देंगे, और अंग्रेजी में बोल तो इसको टर्सरी फोलिकल भी इसको कह देंगे, टर्सरी फोलिकल भी कह देंगे इसके। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो तृतीय पुटक है ये परिपक्व हो जाएगा पूरी तरह से। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं आपको, ये जो द्वितीय पुट्टिका है इसके बाहर होता क्या है कि जो ये जो बीच का जो स्ट्रोमा पार्ट है, बीच का जो मेडुला है, उस मेडुला का जो स्ट्रोमा है, या जो इसके अंदर जो टोटल स्ट्रोमा भरा हुआ है उसमें की कुछ सेल आती है यहाँ से, और यहाँ पर ये सेल है वो इस तरह से इकट्ठी हो जाती है इसके चारों ओर, ये इस तरह से। इनको बोलते हैं अपन थिक्का सेल। क्या बोलेंगे इनको? थिक्का सेल बोलेंगे। तो इनके बाहर फिर ये सेल भी इसी तरह से इसके चारों ओर भी रहेगी, ये सेल। और अंत में क्या होगा, इस तृतीय पुट्टिका के चारों ओर दो आवरण बन जाएंगे थिक्का सेल के। एक तो ये बन गया और एक आवरण और बन जाएगा। इस तरह से दो आवरण बन जाएंगे इसके चारों ओर, जिसको अपन थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना कहेंगे। तो ये तृतीय पुट्टिका हो चुकी है। अब ये तृतीय पुट्टिका विकसित होगी, परिपक्व है, या जिसको ग्राफीन पुट्टक भी कहेंगे। तो अंत में क्या होने वाला है, एक चीज़ और बता देते हैं। ये जो प्राथमिक अंडकोशिका ये एक पुल से जुड़ी हुई है, इस पुल को अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे डिस्कस प्रोलिगेरस या क्यूमुलस ऊफोरस, या जर्म हिल भी इसको कहा जाता है। तो अपन इसको नेक्स्ट देख लेंगे। अब इसको ये परिपक्व पुट्टिका में किस तरह से बदलेगी, तो इसमें होगा क्या कि देखिए, ये प्राथमिक जो अंडकोशिका है इसमें अर्थसूत्री विभाजन होगा, पहला अर्थसूत्री विभाजन, और ये द्वितीयक अंडकोशिका के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, द्वितीयक अंडकोशिका के अंदर। तो ये जैसे द्वितीयक अंडकोशिका में कन्वर्ट हो गई, और इसमें एक ध्रुवकाय और बन जाएगा, ये ध्रुवकाय इसके अंदर बन चुका है। हालांकि कुछ कोशिकाएं हैं वो इस प्राथमिक अंडकोशिका के बाहर भी एक आवरण बनाए हुए रहती है इस तरह से, और कुछ पुट्ट कोशिकाएं इसके बाहर की तरफ भी आवरण बना के रखती है, और एक इसमें एक पुलिया द्वारा ये आपस में पुट्टिकीय दीवार से जुड़ा रहता है, ये द्वितीय पुट्टिका। ये बन गई प्राथमिक पुट्टक कोशिका, और इसके चारों ओर थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना, दो लेयर्स इसके चारों ओर पाई जाती है। ये बन गई परिपक्व पुट्टक। परिपक्व पुट्टक में होने वाला क्या है कि ये जो होगी ये द्वितीयक अंडकोशिका होगी, अर्थसूत्रीय विभाजन हो जाएगा, और प्राथमिक जो अंडकोशिका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्वितीय अंडकोशिका। और इस पुट्टक को अपन कहेंगे परिपक्व पुट्टक, या ग्राफी पुट्टक भी कहेंगे, इसको ग्राफी पुट्टक भी कह देंगे। बाकी इसके अंदर एंट्रम होगा, एंट्रम में द्रव भरा रहेगा, और ये जो अंडकोशिका है वो द्वितीय अंडकोशिका रहेगी, और इसमें एक ध्रुवकाय भी रहेगी। अब ये 13 दिन तक ये काम चलेगा एमसी के, और 14वें दिन क्या होता है कि ये जो पुट्टक होता है परिपक्व पुट्टक, ये फट जाता है, और फटने से इसके अंदर जो अंडाणु है वो बाहर निकल जाता है इस तरह से। ये जैसे फट गया, ये इसके एक्सटर्ना और इंटरना ये फट गया, और इसका जो पुट्टक है वो जो अंडाणु है वो बाहर आ गया इस तरह से, और इसके चारों ओर ये कुछ पुट्ट कोशिका का आवरण रहेगा, और इसमें एक जोना पेलुसिडा और पाई जाएगी, इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा और रहेगी।
इस तरह से ये अंडाणु है वो अभी बाहर आ चुका है। ये कौन है? अंडाणु। अब इसके पश्चात क्या होगा? ये अंडाणु तो रैप्चर हो गई। ये बात होती है एमसी के 14वें दिन की। अब बाकी की जो ये पुटक कोशिकाएँ हैं ये वापस क्या होगी? ये एक पीले रंग की संरचना बना लेगी इस तरह से। ये हल्के पीले रंग की संरचना बना लेगी इस तरह से। इस संरचना को कहेंगे अपन कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, ये कॉर्पस लूटियम है। फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव करेगा। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन दोनों का स्राव करेगा ये। हालांकि मुख्य रूप से किसका करेगा? प्रोजेस्टेरोन का। अब यदि निषेचन हो जाता है तो ये कार्पस लूटियम लंबे समय तक बना रहता है और अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो निषेचन नहीं होता है तो उसके पश्चात ये कार्पस लूटियम है वो निष्क्रिय होकर एक अन्य संरचना में बदल जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये एल्बिकेंस फिर निष्क्रिय होता है और इसको फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे अंडाशय की जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये मतलब ये जो बाहर का जो पोर्शन कहलाता है ये तो कहलाता है कॉर्टेक्स, और बीच वाला ये कहलाता है मेडुला। तो मेडुला में तो होता है मुख्यतः रुधिरवाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ ये, और कॉर्टेक्स में विभिन्न जो अंडाशयी पुटक है वो विभिन्न अपनी विकास की अवस्थाओं में पाई जाती है और वृद्धि करते हुए रहती है। और जहाँ से ये रक्तवाहिनियाँ इंटर करती है नर्वस, उस स्थान को अपन हाइलम कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये अंडाशय की आंतरिक संरचना होती है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या बना कि भ्रूणीय अवस्था में, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इस पे दो आवरण होते हैं, एक तो जन्निक उपकला और इसके एक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिन। जन्निक उपकला भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभिक पुट्टिकाओं का निर्माण करती है। ये प्रारंभिक पुट्टिकाएँ फिर जैसे ही यौनारंभ होता है या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब ये इसका विकास चालू हो जाता है। हालांकि प्यूबर्टी स्टार्ट होने तक इसका विकास नहीं होगा। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इनका विकास शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये प्रारंभिक पुट्टिकाएँ बनाती है प्राथमिक पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका बनाती है द्वितीयक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका बनाती है तृतीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका बनाती है परिपक्व पुट्टिका जिसको ग्राफी पुटक भी कहते हैं, और परिपक्व पुट्टिका फिर फटकर अंडाणु को बाहर निकाल देती है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं, ये देखिए इसके अंदर दो ये लेयर अपन बना रखी है। तो इसमें ये जो दो लेयर होती है, अपन इसको एक बार बता देते हैं। ये एक तो इसके अंदर की तरफ है और एक इसके बाहर है। इसको तो बोलेंगे हम थिका एक्सटर्ना, और एक आवरण और होता है इसका थिका इंटरना। अब ये जो थिका इंटरना है ना, वास्तव में ये सबसे पहले एस्ट्रोजन का स्राव करेगी। जो एस्ट्रोजन होगा उसका स्राव कौन करने वाली है? थिका इंटरना। बाकी जो कार्पस लूटियम में ये मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का भी स्राव करेगी। हालांकि मुख्यतः ये प्रोजेस्टेरोन का करेगी लेकिन उसके साथ एस्ट्रोजन का स्राव करेगी, क्योंकि कार्पस लूटियम में ये थिक्का भी प्रेजेंट होती है, ये थिक्का लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमारे ये अंडाशय का चित्र था, इसको हमने बनाया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। तो एक बार फिर से इसको फटाफट रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले जन्युक उपकला प्रारंभिक पुट्टिकाओं का निर्माण करती है। प्रारंभिक जो पुट्टिका है उसके बीचों बीच प्राथमिक अंडकोशिका पाई जाती है। इसको लिख देते हैं अपन, ये कौन सी है? प्राथमिक अंडकोशिका। प्राथमिक अंडकोशिका है ये ध्यान रखिएगा। इसके बीचों बीच ये जो दिख रही है आपको बड़ी सारी, ये प्राथमिक अंडकोशिका है। इसको जो घेरे हुए कोशिकाएं हैं वो पुट्टक कोशिकाएं कहलाती है। ये स्टार्टिंग में चपटी होती है, तब इनको अपन कहेंगे प्रारंभिक पुट्टिका। जब ये पुट्टक कोशिकाएं जो बाहर वाली ये स्तंभाकार हो गई, और स्तंभाकार होने के पश्चात अब इसको हम कह रहे हैं प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका में क्या होता है, जो प्राथमिक अंड कोशिका है और जो पुट्टक कोशिका है उनके बीच में एक पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण और बन जाता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, प्राथमिक पुट्टिका जब और ज़्यादा विकसित होती है
तो ये जो पुट्टक कोशिकाएँ हैं ये लगातार विभाजन करती है और बहुत सारे स्तर बना लेती है। तब इन स्तरों को अपन कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और इसकी प्रत्येक कोशिका को अपन कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। और इसी के साथ में जो स्ट्रोमा होता है अंडाशय का, उस स्ट्रोमा से कुछ सेल आती है और बाहर की तरफ इकट्ठी होने लगती है और आवरण बनाने लगती है। तो आगे चल इस ये जो सेल है इसको अपन कहेंगे थिक्का सेल। क्या कहेंगे? थिक्का सेल। ये थिक्का एक्सटर्नल और इंटरनल बनाएगी आगे जाके। अब ये द्वितीय पुट्टिका फिर विकसित होकर तृतीय पुट्टिका बनाती है। तृतीय पुट्टिका के दौरान क्या होता है, इसमें बीच बीच में कुछ कोशिकाएं, पुट्टक कोशिकाएं जो है खूब सारी ये बाहर आवरण बना रही है। ये प्राथमिक अंड कोशिका है। अभी ध्यान से देखिएगा, इसके चारों ओर कुछ गैप पैदा हो जाते हैं। ये गैप फिर एक जगह इकट्ठे होकर पूरा एक गैप बना लेते हैं, एक ही गैप बना लेते हैं। उसको अपन कहेंगे पुट्टिका गुहा या एंट्रम। इसमें एक द्रव भर जाता है जिसको पुट्टिका द्रव कहते हैं। ये जो पुट्टिका है, अब देखिए ये जो प्राथमिक अंड कोशिका है ये एक पुल से या एक तंतु से इस जो पुट्टक कोशिका की दीवार से जुड़ी रहती है। इस संरचना को अपन क्या कहेंगे, तो इसको और लिख देते हैं अपन। तो ये जो संरचना है इसको अपन कहेंगे डिस्कस प्रोलिगेरस। तो इसको बता देता हूँ, ये जो आप पुड़िया देख रहे हो जिसे प्राथमिक अंड कोशिका इस पुट्टक की दीवार जुड़ी है, इसको बोलेंगे डिस्कस प्रोलिगेरस या क्यूमुलस ऊफोरस या जर्म हिल, जो कि हमने नोट में लिखा हुआ है उसको, तो आप समझ जाओगे इसको। अब ये तृतीय पुट्टिका बन चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर एक्सटर्ना जो थिका सेल थी वो एक्सटर्ना और इंटरना का निर्माण भी कर लेती है। और साथ ही जोना पेलुसिडा तो पहले ही बन गई थी। अब ये तृतीय पुट्टिका है वो धीरे धीरे परिपक्व पुट्टिका में बदल जाएगी। परिपक्व पुट्टिका के दौरान क्या होता है कि तृतीय पुट्टिका में जो प्राथमिक अंड कोशिका थी वो अब द्वितीय अंड कोशिका में विभाजित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन, और ये द्वितीय अंड कोशिका। अभी तक ये सब में प्राथमिक अंड कोशिका थी और इसमें द्वितीय अंड कोशिका बन जाती है और बाकी चीज़ें वही रहती है, एक्सटर्ना इंटरना वगैरह, जोना पेलुसिडा वगैरह सारी रहती है। अब ये परिपक्व पुट्टिका 14वें दिन क्या होता है, रेप्चर होता है, फटता है और इसका अंडाणु बाहर आ जाता है। और ये अंडाणु है जैसे ही बाहर चला गया निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। बाकी की जो पुट्टक कोशिकाएं और थिका इंटरना और एक्सटर्ना है ये एक पीले रंग की संरचना बना लेती है जिसको कार्पस लूटियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव करेगी। अगर निषेचन हो जाता है तो ये कार्पस लूटियम लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी लंबे समय तक बना रहता है और अपना काम करता रहता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम निष्क्रिय होकर कार्पस एल्बिगेंस में बदल जाता है, जिसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये अंडाणु है, तो देखिए अंडाणु की संरचना कैसी होती है। अंडाणु के अंदर तो एक तो है द्वितीय अंड कोशिका, इसके बाहर होती है एक जोना पेलुसिडा और इसके बाहर होती है पुट्टक कोशिकाओं का आवरण। इसकी प्रोटेक्शन के लिए पुट्टक कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो ये इस तरह से आपको होती है। ये एक अंडा है, तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये अंदर की तरफ तो है द्वितीयक अंड कोशिका। फिर ये रेड कलर में हम क्या दिखा रहे हैं, पारदर्शी, इसको हम बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण होता है। और फिर सबसे बाहर होती है पुट्टक कोशिका का आवरण जिसको कोरोना रेडिएटा कहेंगे हम, कोरोना रेडिएटा, जो कि किसका बना हुआ रहेगा, ये पुट्टक सेल का आवरण बना हुआ रहेगा। अब हमने लिखकर इसको रखा है तो फटाफट उसको पढ़ लेते हैं और उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फटाफट इसको देख लेते हैं। अंडाशय के बाहर की ओर एक घनाकार उपकला उत्तक की परत पाई जाती है जिसको जन्य उपकला कहते हैं। इस परत के नीचे एक घने संयुतक से बना हुआ एक आवरण और पाया जाता है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। अंडाशय एक ठोस और सघन और ठोस अंग है जिसे स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा रहता है, वल्कुट और मध्यांश, कोर्टेक्स और मेडुला। ये तो बाहरी भाग होता है, ये ढीला आंतरिक भाग होता है। ये जो अंडाशय का वल्कुट होता है ये सघन और दानेदार दिखाई देता है क्योंकि इसमें परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोलाकार अंडाशय या ग्राफियन पुट्टिकाएँ पाई जाती है, ओवरिन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल, एक ग्राफ एक साइंटिस्ट हुए थे, डच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है ये। मेडुला है, उसमें ढीले संयुतक से बना हुआ है, इसमें प्रचुर मात्रा में रुधिरवाहिनियाँ होती है, लसिकावाहिनियाँ होती है, तंत्रिकाएँ पाई जाती है, ये हमने देखा था। अब देखिए वल्कुट और मध्यांश का जो भी संयुतक है और संयुतक मुख्यतः तंतु होते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं। क्या कहा था, स्ट्रोमा। जो अंदर का पूरा पार्ट था उसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, वल्कुट और मध्यांश। अब देखिए सर्वप्रथम जन्य उपकला से प्रारंभिक पुट्टिकाओं में प्रिमोर्डियल फॉलिकल
का निर्माण होता है। इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में हो जाता है, लेकिन ये लैंगिक परिपक्वता तक निष्क्रिय बनी रहती है। लैंगिक परिपक्वता आने के बाद ही इनका विकास प्रारंभ होता है। ये पहले से ही मौजूद होती है, भ्रूण अवस्था में बन जाती है, लेकिन इसका विकास डेवलपमेंट नहीं होगा। अब क्या होगा, प्रारंभिक पुट्टिकाओं के बीच में एक प्राथमिक अंडकोशिका पाई जाती है। तो हमने देखा था कि प्रारंभिक पुट्टिका जो उसके बीच में एक बड़ी सी कोशिका है उसको प्राथमिक अंडकोशिका बोल रहे हैं अपन, और इसमें कुछ कोशिकाएं इसको द्वारा घिरी रहती है जिसको अपन पुट्टिका कोशिकाएं कहते हैं। ये चपटी कोशिकाएं होती है जिसको फॉलिकल सेल भी कहते हैं। तो पहले चपटी होती है। लैंगिक परिपक्वता जैसे ही आ जाती है तो उसके पश्चात प्रारंभिक जो पुटक प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण कर लेते हैं। अब प्राथमिक पुट्टिका के दौरान क्या क्या होता है, प्राथमिक पुट्टिका के निर्माण के दौरान पुट्टिका कोशिकाएं स्तंभाकार हो जाती है। तो हमने देखा था स्तंभाकार हो गई है। पुट्टिका कोशिकाओं और प्राथमिक अंडकोशिका के मध्य ग्लाइकोप्रोटीन से बनी एक पतली झिल्लिया आवरण बन जाता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो ये भी हमने कहा था, रेड कलर से बनाया था कि पुट्टिका कोशिकाओं और जो प्राथमिक अंडकोशिका उसके बीच में ग्लाइकोप्रोटीन का पतला आवरण बन जाता है, इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो ये अपने अंडाणु के बाहर होता है जोना पेलुसिडा, जो कि एक रक्षात्मक आवरण होता है, सुरक्षा करने का काम होती है। प्राथमिक जो पुट्टिका होती है उसकी प्राइमरी जो फॉलिकल होता है उसकी पुट्टिका या पुट्टक कोशिकाओं में लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है, जिससे प्राथमिक अंडकोशिका के बाहर पुट्टक कोशिकाओं का बहुस्तरीय आवरण बन जाता है। देखिए बहुत सारे स्तर बन जाते हैं, तब इन्हें हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका को ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। इस दौरान प्राथमिक अंडकोशिका में भी वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार प्राथमिक पुट्टिका के विकास से द्वितीयक पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। द्वितीयक पुट्टिका के चारों ओर थिक्का कोशिकाओं से गिर रहती है। द्वितीयक पुट्टिका चारों ओर से किससे गिर जाती है, थिक्का कोशिकाओं से गिर जाती है, जो कि स्ट्रोमा से आई हुई होती है। अब द्वितीयक पुट्टिका में कुछ पुट्टक कोशिकाओं के नष्ट होने से छोटे छोटे रिक्त स्थान बन जाते हैं। ये सभी रिक्त स्थान पुट्टक कोशिकाओं के बीच में गुहा बनाते हैं, जिसको पुट्टिकीय गुहा या एंट्रम कहा था हमने। इस गुहा में एक रंगीन द्रव भरा रहता है जिसको पुट्टिका द्रव या लिक्कर फोलिकुली कहते हैं। इस प्रकार विकसित संरचना को हम तृतीय पुट्टिका कहते हैं। इस तरह की संरचना को क्या कहेंगे, तृतीय पुट्टिका। तो हमने ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, ये हालांकि बड़ा बन गया है लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, आपके ये अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, तृतीय पुट्टिका। अब तृतीय पुट्टिका में क्या होगा, तृतीय पुट्टिका में प्राथमिक अंडकोशिका ग्रेनुलोसा सेल से बने संयोजी पिंड या व्रंत से जुड़ी रहती है। तो हमने ये कहा था व्रंत से जुड़ी रहती है, पुट्टक की दीवार जुड़ी रहती है। इस संयोजन पिंड या व्रंत को अंडधर पुंज या डिस्कस प्रोलिगेरस या क्यूमुलस उफोरस या जर्म हिल कहते हैं। तो जर्म हिल कैसे था कि ये जैसे ये प्राथमिक अंडकोशिका थी तो इसमें एक पुट्टक कोशिकाओं का एक व्रंत था इस तरह से, और ये पुट्टक कोशिका के जो बाहर की दीवार थी, ये दीवार, इस दीवार से जुड़ा हुआ था, तो ये कहलाता है आपका डिस्कस प्रोलिगेरस या क्यूमुलस उफोरस या जर्म हिल, या इसको अंडधर पुंज भी कहते हैं, जो इससे प्राथमिक अंडकोशिका को जोड़े हुए रखता है, इससे पुट्टक कोशिका की दीवार से। तृतीय पुट्टिका के चारों ओर थिक्का कोशिकाएं दो आवरण बना लेती है, जिसको थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना कहते हैं। ये जो थिक्का इंटरना होती है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, एक इम्पोर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अब होता क्या है कि जो तृतीय पुट्टक है उसके विकसित होने से परिपक्व पुट्टक या ग्राफी पुट्टक बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफ एक डच साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इन पुट्टकों को खोजा था, तो उनके नाम पर इसको ग्राफियन पुट्टक भी कहते हैं। इस दौरान तृतीय पुट्टक, अब जो परिपक्व पुट्टक बनेगा उस दौरान क्या होगा, तृतीय पुट्टक में उपस्थित प्राथमिक अंडकोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसको प्रथम परिपक्व विभाजन भी कहते हैं, वो हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, देखिए पुप्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, जिससे एक अगुणित द्वितीयक अंडकोशिका बन गई और एक लघु प्रथम ध्रुवकाय बन जाती है। तो ये एक परिपक्व पुट्टक की विशेषता है कि उसमें प्राथमिक अंडकोशिका न होकर द्वितीयक अंडकोशिका पाई जाती है। अब वो क्या होगा, द्वितीयक जो अंडकोशिका हो उसके चारों ओर एक पारदर्शी पतला आवरण उपस्थित रहता है, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये पहले ही बन चुका था। जोना पेलुसिडा के चारों ओर कुछ पुट्टक कोशिकाएँ या जिनको ग्रेनुलोसा सेल भी कहते हैं, उसका आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं। तो अभी हमने चित्र बनाया था कि एक तो जैसे द्वितीयक अंडकोशिका है, इसके चारों ओर ये एक पारदर्शी जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर पुट्टक कोशिकाएँ या ग्रेनुलोसा सेल का बना हुआ कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। ये क्या होना है, कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, जो एक इनकी सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है।
मासिक धर्म के 14वें दिन क्या हुआ? 14वें दिन ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंड कोशिका को अंडाशय से मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इसमें एक हार्मोन्स काम में आता है, उस हार्मोन का काम है LH। जब LH का लेवल जब उच्च हो जाता है, उच्च इसका लेवल हो जाता है, तब यहाँ पर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद फटी हुई जो पुट्ट कोशिकाएँ हैं, जो पुट्ट कोशिकाएँ फट गई थी, वो फटी हुई पुट्ट कोशिकाएँ जिनको ग्रेनुलोसा सेल भी कहते हैं, ये पीले रंग की एक ग्रंथिल संरचना बना लेती है जिसे कार्पस लूटियम कहते हैं। इसी के साथ थिक आवरण भी मौजूद होते हैं। कार्पस लूटियम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का स्राव किया जाता है। हालांकि मुख्य हार्मोन कौन सा बनता है इसके द्वारा? प्रोजेस्टेरोन बनता है। अब यदि निषेचन नहीं होता है तो निषेचन नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा? कार्पस लूटियम निष्क्रिय रचना में बदल जाता है जिसे कार्पस एल्बिगेंस कहते हैं, और कुछ समय बाद नष्ट होकर ये शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से हमने अंडाशय की संरचना को पढ़ा है। हालांकि ये लंबा हुआ है, लेकिन मैंने इसको इजी भाषा में लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसको लिखें और वीडियो को पूरा देखें, तब आपको अंडाशय की संरचना बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।